नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। चार के वार में सबसे पहले आज बात होगी उत्तराखंड में हल्द्वानी की। वहां अतिक्रमण हटाने के विरोध में हजारों की भीड़ सड़क पर है। पूरी खबर आपको बताऊंगी विस्तार से। अगली खबर चार के वार में क्या रहेंगी बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा यादव। जी हाँ, चार के वार में मैं आपको बताऊंगी तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में क्या अपडेट है। आरोपी शिजान को जेल भेजा जा चुका है और आगे पूरी खबर क्या रहेगी वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी महिमा सिंह कंवर। जी हाँ, नमस्कार। अगली बड़ी खबर होगी दरअसल क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ी हुई। फिलहाल उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। खबर विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता गर्ग। नमस्कार, चार का वार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ। और इस साल के जश्न की तैयारी को लेकर क्या कुछ माहौल है ये आपको दिखाएंगे। लोग जश्न के मूड में तो हैं, लेकिन सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम हैं ये आपको दिखाएंगे। और मंदिर में सुबह से ही किस तरह से भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन फिलहाल चार के वार में रुक करेंगे पहली खबर का, जो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी सोनिका। तो चार के वार में पहली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। धरने पर बैठे हजारों लोगों में युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब साफ दिख रहा है। धरने पर बैठे लोगों ने रेलवे अतिक्रमण मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा टूटेगा तो हम कहाँ रहेंगे। हल्द्वानी में सड़कों पर हुजूम, अतिक्रमण हटाने का विरोध, आंखों में आंसुओं का सैलाब। अब जाएं तो जाएं कहां। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा टूटेगा तो हम कहाँ रहेंगे। धरने पर बैठे लोगों की आज यही मौजूद सवाल है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस भीड़ में बुजुर्गों और महिलाओं के साथ ही हाथ में तिरंगा लिए बच्चे भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि वो वर्षों से वहां बसे हैं, ऐसे में उन्हें बेघर करना नाइंसाफी है और इस नाइंसाफी के खिलाफ उनका सत्याग्रह चलता रहेगा। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे। जब इन्होंने 17 साल पहले ही जगह घेरी थी, तब ये रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। अब जब बना दिए हैं तो हर 6 महीने में तलवार लटकी है, हर 6 महीने में लोगों के ऊपर तलवार लटका देते हैं। वो ये हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये रेलवे की ज़मीन है और यहाँ पर बसे हुए लोग 100 साल से ज़्यादा के भी हैं, तो उनको आखिर ये पता कब लगा कि ये रेलवे की ज़मीन है? क्या 5-7 साल पहले? अगर रेलवे की ज़मीन थी तो बसने क्यों दिया गया पहले इससे? और जब बसने दिया गया था तो इसका मतलब ये है कि रेलवे की थी नहीं है। ये सिर्फ अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए भेदभाव किए जा रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। साथ ही लोगों से प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए भी कहा। वहीं सड़कों पर भीड़ के तेवर देख पुलिस पूरी तैयारी के साथ तैनात तो है, लेकिन धरने पर बैठे लोगों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही। वहीं धरने पर बैठे लोगों की आंखों से झलकते आंसू उनके दर्द की गवाही दे रहे हैं। सलामती के लिए लोगों के हाथ दुआओं में उठ रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से राहत के लिए लोग ठंड और कोरोना का हवाला दे रहे हैं, तो बच्चों बुजुर्गों की परेशानी भी बता रहे हैं। इन हालात के लिए लोग सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने रेलवे अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं की। और जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि हमारे मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला जो बिल्कुल नदारद हैं इस मुद्दे को लेकर, कहीं 2 आदमियों को भी आफत आती है तो शहर के नागरिक होने के नाते और यहाँ के मेयर के नाते उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश सामने आ रही है। यहाँ के सांसद गायब है। एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये एक हज़ारों का हुजूम सड़कों पर है।
तो उसका अगर आपने 4,500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे। सड़क पर इतनी बड़ी भीड़ तो रेलवे अतिक्रमण मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। अतिक्रमण पीड़ितों के साथ समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद हैं। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी बेटियों को लेकर झूठे नारे देती है। ये तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, एक वो नारे तो झूठे देती है कई सारे, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ देखिए बेटियाँ लेकर तख्तियाँ बैठी हुई हैं, हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारे स्कूल नहीं बचेंगे, तो कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी। सबका साथ किसका विकास। लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाकर भारतीय जनता पार्टी देश की सियासत में भी, प्रदेश की सियासत में भी राज कर रही है। मामले में हाई कोर्ट के फैसले से पीड़ित लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि फिलहाल अतिक्रमण हटाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इलाके में पुश्तैनी तौर पर रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आ सकता है। शैलेंद्र भंडारी, भारत 24, खल्द्वानी। तो रेलवे की जगह पर अतिक्रमण को लेकर रेलवे के अधिकारी प्रशासन की तरफ से तमाम जगहों पर अतिक्रमण को हटाने के लाया गया, लेकिन हजारों के लोग में पहुंचे और इसका विरोध किया गया। 4 के बाद में आगे रुक करते हैं। अगली खबर मेरी सहयोगी आपको पूजा यादव बताएंगे, जो कि तुनिशा केस से जुड़ी है। देखिए, बिल्कुल टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में आरोपी शिजान को कोर्ट ने आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी ये भी है कि शिजान से जब पूछताछ हुई तो उसने ठीक तरीके से कॉपरेट नहीं किया, जिस वजह से अब तक खुलासा नहीं हो पाया है क्या वजह रही तुनिशा की आत्महत्या की। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में आरोपी शिजान खान को वसई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब शिजान 14 दिनों तक जेल में रहेगा और पुलिस उससे पूछताछ जारी रखेगी। शिजान खान ने रिमांड के बाद कोर्ट से कुछ डिमांड किए थे, जिसे कोर्ट ने लगभग मान लिया है। शिजान को घर का भोजन खाने की परमिशन मिली। कोर्ट ने दवाई की भी परमिशन दी। 2 जनवरी तक बाल नहीं काटे जाने की भी छूट मिली। शिजान के बाल काटने पर 2 जनवरी के बाद फैसला होगा। उधर तुनिशा शर्मा की मां वनिता शर्मा ने आरोप लगाया है कि शिजान ने उनकी बेटी तुनिशा शर्मा को धोखा दिया और उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि शिजान ने उनकी बेटी को एक टीवी शो के सेट पर थप्पड़ मारा था, जिसका वो हिस्सा थे। शिजान तुनिशा को उर्दू पढ़ा रहा था और चाहता था कि वो हिजाब भी पहने। तुनिशा शर्मा के हिजाब पहनने का वीडियो सामने आ चुका है, जिसका तुनिशा की मां ने कई बार जिक्र भी किया था। माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को जरूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो, क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीजें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी थी। उधर तुनिशा के चाचा पवन शर्मा ने भी शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिजान अपनी जीमेल आईडी के लिए पासवर्ड याद नहीं कर पा रहा है। हम चाहते हैं कि जांच हर एंगल से की जाए। सच्चाई को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है जीमेल पर बहुत सारी जानकारियां हों, और अगर वो डेटिंग एप्स पर था तो वो जीमेल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो अपना पासवर्ड पुलिस को बता नहीं रहा है। तुनिशा ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे मामलों में अपराध को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता और ये सामने आ जाएगा। वहीं तुनिशा की दोस्त सोनिया सिंह ने पूरे मामले में क्या कहा, आप खुद सुनिए। 10 दिन पहले हम लोग जैसे कि मिले थे, मैंने बोला 14 को आई थी मुझे मिलने के लिए, तो तब उसने मुझे इतना जरूर कहा, क्योंकि मैंने उसको पूछा था कि पिछले कुछ दिनों में बहुत कॉल्स आने शुरू हो गए थे उसके फिर से मुझे, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने उसको बोला कि अभी तो फिर से कोई टाइम मिल रहा है मुझसे बात करने का, तो मतलब तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? तो उसने बोला कि एक्चुअली वो बोल रहा है कि उसको 24 घंटे रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है और उसको थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं दे रही हूँ स्पेस। अब बताते हैं तुनिशा सुसाइड केस में अब तक क्या हुआ। तुनिशा का फोन अनलॉक हुआ। शिजान की मां और बहन के साथ तुनिशा की चैट और कॉल मिली। पुलिस ने अब तक 21 लोगों के बयान दर्ज किए।
शिजान के व्हाट्सएप चैट से सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला। पुलिस ने सीक्रेट गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की है। शिजान की मौजूदगी में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। मामले में जांच तेजी से चल रही है और इसके तार भी एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। और संदीप शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। संदीप जी, जरा जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इस पूरे मामले में अब आगे क्या, पूछताछ में ठीक तरीके से कॉपरेट किया नहीं, खुलासा होगा कैसे, क्या है आखिरकार आत्महत्या की वजह? सुजान के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि वो बहुत, और उसकी शादी भी इसी बात से समझ में आती है कि पुलिस को अभी अपनी बातें बताता है, अपनी बातों से पकड़ जाता है। सबसे बड़ी बात अब तक की इंक्वायरी में जो सबसे सामने आई है कि उसने अपने गूगल के पासवर्ड या मोबाइल के पासवर्ड तक जो है उससे शेयर नहीं किए। इन सभी बातों से एक बात साफ है कि सुजान अपने से जुड़ी कोई भी जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंचने देना चाहता है। हालांकि जैसे इससे पहले हम लोग सबने बताया था कि व्हाट्सएप चैट के जरिए दूसरी लड़कियों से जो बातचीत का था वो भी सुजान ने डिलीट कर दिया था। यहाँ तक कि तुनिशा के साथ बातचीत भी चैट जो है डिलीट कर चुका था। लेकिन आज जब कोर्ट में सुजान वहाँ पेश हुआ, कोर्ट बहुत मासूम दिखने की कोशिश कर रहा था और वकील भी उसके उसी तरीके की दलील दे रहे थे। वकील चाहे कोर्ट के अंदर, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो तुनिशा की मां है वो कह रही है कि इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, और वहीं शिजान के जो वकील है वो कह रहे हैं कि ऐसा कहीं चार्जशीट में दूर दूर तक नहीं है। तो क्या इस पूरे मामले में पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ने वाली है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर पुलिस अब तक सबूतों के आधार पर काम कर रही है। जिस तरह की बातें मां ने आरोप लगाए थे उसके आधार पर कहीं न कहीं सच्चाई शिजान के मोबाइल से और वो तुनिशा की सुसाइड नोट से मिले हैं। तो सुसाइड नोट उसे पूरी तरह से तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम जो लाइनें लिखी है तुनिशा ने उन बातों को कहीं न कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ मोबाइल चैट से ये भी सामने आ रहा है कि शिजान के और भी लड़कियों के साथ अफेयर थे जी। उनके वकील कितना भी इंतजार करे, लेकिन निश्चित तौर पर शिजान की मुश्किलें इतनी जल्दी कम नहीं होगी। और कल यानी सोमवार को तुनिशा की मां जो है और कई बड़े खुलासे करने की तैयारी में है। हालांकि जल्दी से एक सवाल का जवाब और चाहूंगी, क्या शिजान की मां और बहन से भी आगे पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी शिजान की मां जो है इस मामले अभी तक सामने तो नहीं आई है, लेकिन उनके वकील सामने आएंगे और वकील कह रहे हैं कि उस दिन जो है वो कई बड़े खुलासे करेंगे। चलिए ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आगे इस जांच की आंच मां और बहन तक भी जा सकते हैं शिजान की, क्योंकि शिजान मुंह नहीं खोल रहा और तुनिशा की मां कह रही है कि मां और बहन के पास भी कुछ राज हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, और खबर अब नए साल के जश्न की तैयारी की। अभी साल 2022 की विदाई की बेला है और अब उम्मीदों से भरे नए साल 2023 की स्वागत की तैयारी हो रही है। राजधानी सहित पूरे देश में नए साल के जश्न को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं लगातार मंदिरों में भी भक्तों का तांता है और मां वैष्णो देवी और माता विंध्याचल के मंदिरों में भी आज सुबह से ही भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है। नया साल आने वाला है तो उसका स्वागत भी होगा, लेकिन इससे पहले सुख दुख के लम्हों के साथ अपने अंतिम पड़ाव पर खड़े साल 2022 को विदाई भी तो देनी है। खुशी के साथ विदाई होगी, लिहाजा जमकर जश्न होगा। लेकिन इससे पहले लोगों ने सुबह सुबह देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लिया, नए साल में खुशहाली और तरक्की का आशीर्वाद। देखिए भक्तों का ये हुजूम, नए साल के आगमन की खुशी में भक्तों का ये हुजूम जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचा। माता के दरबार में जाकर भक्तों ने सिर नवाया और माता का आशीर्वाद लिया। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में भी दिखा। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। उधर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
देखिए, इसमें हम लोग अभी आवागमन का प्लान बना रहे हैं। ज्यादातर जगह यथासंभव हम लोग वन वे का प्लान बनाएंगे ताकि 2 जगह से आने वाले यात्री आपस में आमने सामने न जाएं। वो पूरा प्लानिंग करते हुए आपको विधिवत पूरा रूट चार्ट बता दिया जाएगा। जश्न को लेकर पूरे यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंदौली में डीएम ईशा दुहान ने रूट मार्च किया तो एसपी अंकुर अग्रवाल ने भी पुलिस फोर्स के साथ रूट मार्च किया। मथुरा में भी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है। पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर एडवाइजरी जारी की है। जो हमारी सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, हमारी पीएससी की डिप्लॉयमेंट है, हमारी जो अभी सूचना की जो सादे की टीमें उनकी डिप्लॉयमेंट है, उन सबको आज एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जिलाधिकारी महोदय मेरे तथा अन्य अधिकारी द्वारा यहाँ पे कंबाइंड ब्रीफिंग ली गई है, जिसमें स्वास्थ्य, नगर निगम, मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अफसर सभी की ब्रीफिंग की गई है। सभी को यही बताया गया है कि श्रद्धालुओं को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके। उधर दिल्ली में भी नए साल के जश्न को लेकर हर गली हर सड़क पर जश्न का माहौल बनने लगा है। होटल और रेस्टोरेंट सज चुके हैं। मौजूदा साल की विदाई और नए साल के स्वागत में जश्न को लेकर लोगों में गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में सुरक्षा पुख्ता करने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर अपने जवान तैनात किए हैं। दिल्ली में भी नए साल के जश्न के दौरान हजारों की संख्या में दिल्ली वासी सड़कों पर होंगे, जिसकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक भारी भरकम अमला दिल्ली की सड़कों पर होगा, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। और अगर बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो ने भी इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी करी हुई है। दिल्ली मेट्रो ने भी जश्न के दौरान लोगों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। मेट्रो ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को रात 9 बजे के बाद उतारने वाले नागरिकों के लिए स्टेशन बंद करने की घोषणा कर दी है, ताकि दिल्ली का हार्ट कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में लोगों की भीड़ को कम रखा जा सके। उधर पंजाब के पठानकोट में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ लगती सीमा को देखते हुए पठानकोट के नाकों पर फोर्स बढ़ा दी गई है। नए साल के जश्न में देश भर में कहीं कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस फोर्स के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस है। सतर्कता पूरी बढ़ती जा रही है। आप भी नए साल का आनंद लें, लेकिन सजग और सतर्क रहते हुए, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। दिल्ली में आनंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए, तस्वीरें आपने देखी और अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और हाल जानते हैं दिल्ली का। केशव झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीपी से। तो केशव, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर ईव है, कुछ ही घंटों का समय बाकी है, तो किस तरह से लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन इसी दौरान क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है, सड़कों पर क्या सावधानी है सुरक्षा को लेकर, और कोरोना प्रबंधों का किस तरह से ख्याल रख रही है पुलिस, ताकि लोग भी आज थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें? जी देखिए, नए साल की जश्न की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त मैं सीपी में मौजूद हूं और सीपी में विशेष इंतजाम किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। खास तौर से पहले डीएमआरसी के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दिया गया है कि रात 9 बजे के बाद दिल्ली मेट्रो से आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। साथ ही उस अंतिम जो मेट्रो ट्रेन होगी उसमें आप सफ़र जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सीपी का मैं दृश्य आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, कल संडे है, इसलिए इस बार सीपी में ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और पहले से जिनके पास दिल्ली के सीपी में जो क्लब हैं उनका बुकिंग होगा, उन्हीं लोगों को रात 8 बजे के बाद अलाउ किया जाएगा दिल्ली सीपी के इनर सर्कल और आउटर सर्कल में, क्योंकि 8 बजे के बाद दिल्ली के सीपी में इनर सर्कल और आउटर सर्कल में जिनके पास वैलिड पास नहीं है उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा अलाउ नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। इनर सर्कल और आउटर सर्कल में पहले से ब्रैकेटिंग लगाकर गाड़ियों की जो आवाजाही है उसको रोक दिया जाएगा रात 8 बजे से। तो ऐसे में जो रात में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए सीपी आना चाहते हैं उनके लिए खास यही है कि दिल्ली पुलिस की जो एडवाइजरी है वो पहले किन रास्तों को पहले से ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखी है और किन रास्तों से वो आ जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया है कि रात 9 बजे के बाद आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से एग्जिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एंट्री जरूर कर सकते हैं। तो इस वक्त आप सीपी से सीधा ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से नए साल। बिल्कुल केशव, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। शुरू करती हैं, लेकिन 2022 को सब अलविदा कर रहे हैं और 2023 के आगाज की तैयारियां हो रही हैं, और इसी के साथ ये आखिरी सूर्यास्त की तस्वीर आप
गुवाहाटी से इस वक्त देख पा रहे हैं खूबसूरत ये तस्वीर और नज़ारा ऐसा कि आंखों के जरिए सीधे जहन में उतर जाए तो ये आखिरी सूर्यास्त साल 2022 का।